तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर 6 चल रहा था अवकलज के अनुप्रयोग। तो आज की क्लास में हम वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कम आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इनके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता रहेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझेंगे। इसका हम ग्राफिकल की सहायता से भी आपको समझाएंगे और अवकलज की सहायता से भी आपको हम वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में आपको हम बताएंगे। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको इसमें क्या पढ़ना है कि वर्धमान फलन क्या होता है। तो वर्धमान में एक वर्धमान फलन है यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरा हमारा होता है निरंतर वर्धमान फलन यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमको फील करना है इसको, ये जो आपका वर्धमान और निरंतर वर्धमान होता है ये होता क्या है। अगर हमको किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी होती है, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करने में हमको अच्छा लगता है। तो आइए हम ग्राफ की मदद से लॉजिकल डेफिनेशन इसकी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। तो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं निरंतर वर्धमान का, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, यहां पे हम क्या किए, एक ग्राफ ऐसे बना लिए इस तरह से, और इस ग्राफ का नाम हम y बराबर fx दे दिए। ये कोई ग्राफ है, उसमें जो फंक्शन है y बराबर fx है। तो ये आपका yh होता है, आपको पता है y डैश, ये x डैश x होता है। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से समझें, जैसे जैसे हम x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, यानी कि देखिए इधर माइनस था x, इधर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है, कहीं पे रुकावट नहीं आ रही। आप देखेंगे कि सीधा ऐसे ऊपर की तरफ ही बढ़ती हुई जा रही है। अगर यहाँ पे हम क्या करें, एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम x1 पॉइंट ले लिए, तो x वैल्यू रखे फंक्शन में, तो यहाँ पे जो हमको प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ fx1, ये हो गया fx1। तो आप देख सकते हैं कि अगर x1 वैल्यू यहाँ पे रखते तो हमको रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, fx1 प्राप्त हुआ। ध्यान से आप देखिएगा। फिर हम यहाँ पे एक पॉइंट क्या रख लिए, x2 रख लिए। तो जब हम x2 रख लिए तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यानी जो रिजल्ट मिला वो fx2 मिला। तो जब x1 रखे तो fx1 मिला और x2 रखे fx2 रखे। तो आप इसको देख सकते हैं आसानी से कि x1 यानी x की वैल्यू हम जैसे ही बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू भी बढ़ती हुई जा रही है और ग्राफ में कहीं पर भी रुकावट नहीं है। अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं, फिर दोनों में आप अंतर देखेंगे, इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है। ध्यान से देखिएगा। एक ग्राफ हम ऐसे बना लिए, मान लीजिए ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ये ऐसे चला गया। ये भी आपका y बराबर fx कोई फंक्शन है। तो ये ग्राफ अगर आप देख रहे हैं तो सीधा बढ़ता हुआ जा रहा है, कहीं पर भी बीच में रुकावट पैदा नहीं हो रही है। जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो fx2 है या y की जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। लेकिन इस फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। यहां से यहां तक क्या हुआ, बढ़ता हुआ गया। जैसे जैसे x की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाए y की वैल्यू बढ़ती गई। लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद हम x की वैल्यूज
देख सकते हैं कि x की वैल्यूज यहाँ हम बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए ये x1 है और यहाँ पे मान लीजिए हम क्या कर दिए x2, और यहाँ पे जो हमको मान लीजिए रिजल्ट मिल रहा है f(x1) मिल रहा है, या कुछ और नाम यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि चेंज हो रहा है पॉइंट। हम मान लीजिए यहाँ पे कोई यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट हम या मान दे रहे हैं p। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जब x1 वैल्यू थी तब भी रिजल्ट आपको p मिल रहा था, और जब हम पॉइंट और बढ़ा दिए x की वैल्यू x2 कर दिए तब भी देख रहे हैं रिजल्ट आपको p ही मिल रहा है। x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे नहीं बढ़ रही है, यानी यहां से यहां तक क्या हुआ, एकदम रुकावट आ गया, कोई भी न वृद्धि हुई न ह्रास हुआ इसमें। यहाँ पे एकदम अचर फंक्शन हमको प्राप्त हुआ, स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई। लेकिन x2 के बाद जैसे ही यहाँ पे आप देखिए कोई और पॉइंट लिए, y की वैल्यू बढ़ गई, घटी नहीं बढ़ गई। तो अंतर क्या आया, ये लगातार बढ़ रहा है, इसलिए निरंतर वर्धमान फलन बोला गया। और इसमें क्या हुआ, बढ़ तो रहा है लेकिन बीच में इसमें रुकावट भी आ गई, इसलिए इसको सिंपल सा आप क्या बोलते हो, वर्धमान फलन बोलते हो। तो ग्राफ देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सा वर्धमान है और कौन सा निरंतर वर्धमान है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, अगर इसके मदद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तब आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, माना यहां पे हम क्या करते हैं, x1 x2 लिए हैं, x2 हम ग्रेटर देन किसके कर लेते हैं, x1 के। आप देख ही सकते हैं दोनों में, इसमें नहीं इसमें आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे x3 नाम दे दिए हैं। तो x2 बड़ा है x1 से, तो अगर x2 बड़ा है x1 से, तो अगर हमको रिजल्ट जो मिल रहा है f(x2) ग्रेटर इक्वल f(x1) मिल रहा है। चलिए इसी के हिसाब से हम बता दे रहे हैं, अगर हम x1 बड़ा ले रहे हैं या x2 बड़ा ले रहे हैं, इसको आप छोटा भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ले सकते हैं। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 लेस देन x1 भी लिख सकते हैं। तो अगर x2 बड़ा है x1 से, तो जो हमको रिजल्ट मिलता है f(x2) ग्रेटर इक्वल f(x1) अगर मिल गया, यदि x2 लेस देन x1 हम ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा f(x2) लेस इक्वल f(x1) यहाँ पे मिलना चाहिए। और फॉर ऑल जो यहाँ पे x1 और x2 है वो आपके क्या हैं, जो अंतराल रहेगा, जिस अंतराल में आपको बताना रहेगा वो a और b है। तो चलिए इसमें भी हम लिखते हैं और दोनों में आप अंतर समझिएगा। इसमें हम क्या लेंगे, मान लीजिए x2 ग्रेटर देन x1 ले लिए, तो हमको अगर f(x2) ग्रेटर देन f(x1) मिल गया, फॉर ऑल x1 x2 ये आपका ओपन इंटरवल AB। अगर हम कोई दो पॉइंट लिए हैं x2 ग्रेटर देन x1 के, तो हमको अगर रिजल्ट क्या मिला, f(x2) ग्रेटर देन f(x1) अगर मिल गया, तो जो फंक्शन होता है वो निरंतर वर्धमान होता है। अब इसको अगर आप हम चित्र में देखने की कोशिश करें, तो अभी आपको हम समझा चुके हैं। देखिए x2 आप देख ही रहे हैं कि यहां से यहां तक बड़ा है किससे, x1 से, और जो रिजल्ट मिल रहा है f(x2) भी बड़ा है किससे, f(x1) से बड़ा है। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाया, निरंतर वर्धमान। और इसमें हम देख सकते हैं कि x2 बड़ा है, देखिए x1 यहाँ पे मान लीजिए है, और यहाँ पे x2 बड़ा है, x2 बड़ा है x1 से, लेकिन जो हमको रिजल्ट मिल रहा है या तो f(x2) बड़ा मिल रहा है, अगर यहाँ पे हम नाम दे दें f(x2), f(x2) या तो बड़ा मिलेगा f(x1) से, या तो उसके बराबर मिलेगा। भाई देखिए यहीं पे f(x1) भी प्राप्त हो रहा है, यहीं पे f(x2) भी प्राप्त हो रहा है, तो बराबर भी दोनों मिल सकता है और दोनों आपका बड़ा भी मिल सकता है। तो
अगर इक्वल का चिन्ह लगा रहेगा तो सिर्फ वर्धमान कहलाएगा, और इक्वल का चिन्ह अगर नहीं लगा रहेगा तो निरंतर वर्धमान कहलाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इक्वल क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक अचर फंक्शन प्राप्त तो हो रहा है, यहाँ कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप दोनों में अंतर कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको समझिए। अब आगे हम ह्रास मान के बारे में आपको समझाते हैं। तो देखिए, हम अब देखते हैं ह्रास मान फलन क्या होता है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा हम देखते हैं निरंतर वर्धमान फलन, मान नहीं फलन, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपका क्या होता है। तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं, पहले आपको हम इसको समझाएंगे, इसलिए इसमें आप देखिए यहां पे कोई एक ऐसे फंक्शन है, यहां हम कोई पॉइंट ले लिए, ये तो आपका y बराबर fx1 मान लो, y बराबर fx मान लेते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट हम लेते हैं x1 पॉइंट लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है वो fx1 प्राप्त हो रहा है। फिर पॉइंट x की वैल्यू बढ़ा दिए, x2 ले लिए, तो जब x2 ले लिए तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है fx2। तो पहले आप चित्र देखिए, निरंतर का मतलब क्या हुआ कि लगातार घट रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू कम हो रही है। आप देख सकते हैं कि x1 जो था कम था, तब वैल्यू हमको ज्यादा बड़ी प्राप्त हो रही थी fx1, देख रहे हैं ज्यादा बड़ा था। जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट यानी कि x का मान बढ़ा दिए, तैसे ही y की वैल्यू हमको छोटा यानी कम प्राप्त हो रहा है। और इस ग्राफ को देख रहे हैं कि लगातार ये घट रहा है, और इसमें हम चित्र बनाते हैं ह्रास मान में। तो इसका चित्र देखिए कैसे बनता है। यहां पे मान लीजिए ऐसे आया और फिर ऐसे हो गया, लेकिन फिर ऐसे हो गया, ये कोई y बराबर क्या है fx है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिए हम, ये है x1, तब हमको प्राप्त हो रहा था fx1। फिर हम यहां तक आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू बढ़ा दी, x2 कर दी, लेकिन हमको रिजल्ट यहीं पे मिल रहा है, यहीं पे हमको fx2 भी प्राप्त हो रहा है। तो ग्राफ देख के क्या लग रहा है कि यहां से घट रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आ रहा है कि वहां ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जीरो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से उसमें क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है। इस चित्र और इस चित्र में ये समझ में आया, ये लगातार घट रहा है, और इसमें क्या हुआ कि एक समय के बाद रुक जा रहा है घटना, उसके बाद फिर से घट रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ह्रासमान, और इसको बोलते हैं क्या, निरंतर ह्रासमान फलन। तो अब इसको हम इसकी डिफिनीशन कैसे देंगे, या इसके मदद से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं हम कि x1 और x2 यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे x1 छोटा है, x2 बड़ा है, तो x2 बड़ा मानते हैं x1 से। इसके हिसाब से अगर x2 बड़ा है x1 से, लेकिन जो रिजल्ट हमको मिल रहा है, अगर fx2 लेस देन fx1 मिल रहा है, फॉर ऑल जो x1 है और x2 है वो आपका ओपन इंटरवल में AB। तो देख सकते हैं आप इसको कि x2 बड़ा ले रहे हैं x1 से, लेकिन जो रिजल्ट मिल रहा है fx2 लेस देन fx1 मिल रहा है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x2 बड़ा है लेकिन ये छोटा प्राप्त हो रहा है। तो x का मान आप बड़ा लेंगे, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है वो यहाँ पे उल्टा चिन्ह लग गया, यानी छोटा प्राप्त हो रहा है। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन हमारा है वो क्या होता है, निरंतर ह्रासमान यहाँ पे होना चाहिए। वहां हेडिंग में थोड़ा गड़बड़ी है भाई,
को सही कर देते हैं। तो ये आपका क्या होना चाहिए, निरंतर ह्रास मान। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें भी मान लेते हैं, माना x2 हम बड़ा लेते हैं x1 से। आप देख ही सकते हैं कि जो x2 है वो x1 से बड़ा है, लेकिन अगर हमको जो रिजल्ट है वो fx2 लेस इक्वल fx1 के प्राप्त हो रहा है, ये ए बी क्या है, कोई अंतराल है यहां से यहां तक मान लीजिए, वही ए बी के अंतर्गत हम ह्रास मान और निरंतर ह्रास मान जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो x2 तो हमेशा x1 से बड़ा होगा, लेकिन fx2 या तो लेस देन fx1 के होगा, या तो आपका क्या होगा, इक्वल भी आ सकता है x1 के। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि x1 से x2 कर दिए, लेकिन जो हमारा फलन था वो f1, fx1 और fx2 दोनों इक्वल हैं। इस स्थिति में मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाए, यहां x2 लें, तो देख सकते हैं कि जो fx2 यहीं प्राप्त हो रहा था वो यहां प्राप्त होगा। तो fx2 छोटा ही आएगा हमेशा fx1 से, तभी आप क्या कहोगे, ये जो फंक्शन हमारा है वो क्या हो जाएगा, ह्रास मान फलन हो जाएगा। तो ये आपकी लॉजिकल डिफिनीशन है, ग्राफिकल डिफिनीशन है, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए कि कब हमारा निरंतर वर्धमान होता है या निरंतर ह्रासमान होता है, कब हमारा वर्धमान या ह्रासमान फलन होता है। अब हम क्या करेंगे, अवकलन की मदद से हम कब ह्रासमान और आपका वर्धमान हम बता सकते हैं। अवकलन की मदद से देखते हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है और कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अवकलन की मदद से क्या होगा, तो माना अगर कोई एक फंक्शन f(x) है, वो क्लोज इंटरवल a b में कॉन्टिन्यूअस है और ओपन इंटरवल a b में क्या है, डिफरेंशिएबल है, तब हम उस फंक्शन को वर्धमान और निरंतर वर्धमान फलन कब बोलेंगे। तो सबसे पहले इसका भी हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ पहले बनाते हैं। देखिए ये ऐसा कोई एक फंक्शन है, ऐसे लगातार बढ़ रहा है, y बराबर क्या है, fx है। एक और इसमें हम बना लेते हैं वर्धमान में भी इसी साथ में, और दोनों में आप अंतर देखिएगा। ऐसा कोई है, फिर यहाँ पे ऐसे रुक गया, फिर आगे बढ़ गया, ये y बराबर ये भी क्या है, इसको हम fx यहाँ पे ले लिए। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अगर एक लाइन खींचे यहाँ पे, इसके स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ पे ये स्पर्श रेखा खींच दिए, ये तो इसकी जो ढाल है यहाँ पे देखिए, यानी जो झुकाव है वो यहाँ पे थीटा। तो अगर इसका जो झुकाव थीटा है, आप देख सकते हैं कि 90 से क्या है, कम आ रहा है। इसमें जो झुकाव है इसका वो 90 से कम आ रहा है यहाँ पे, और जब 90 डिग्री से कम आएगा वो हमेशा क्या होगा, f डैश x जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 90 से अगर कम होगा तो पहले चतुर्थांश में जो tan थीटा होता है, tan थीटा आपका क्या होता है, प्रवणता होती है। ध्यान से समझिएगा इसको, अगर थीटा आपका यहाँ पे 90 से कम आ गया तो प्रवणता, tan थीटा को क्या बोलते हो, प्रवणता। प्रवणता हमेशा किसमें आएगी, धनात्मक आएगी। तो f डैश x भी तो एक तरह की आपकी प्रवणता ही होती है। ये आपको हम एकदम शुरू के क्लासेस में आपको समझा चुके हैं, जो इसी को तो d बाई डी एक्स भी आप बोलते हैं। तो d बाई डी एक्स भी एक तरह की क्या होती है, प्रवणता ही होती है। f डैश x भी उसी को आप लिखते हैं, और tan थीटा भी प्रवणता होती है। यदि इसमें स्पर्श रेखा खींचें, tan थीटा यानी कि थीटा 90 से कम आएगा तो tan थीटा जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा f डैश x भी ग्रेटर देन आपका 0 हो जाएगा।
तो ये आपका क्या फंक्शन कहलाएगा, निरंतर वर्धमान कहलाएगा। लेकिन वर्धमान में क्या होता है कि आप यहां तक तो अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे फंक्शन के, यहां तो सीधी लाइन है लेकिन बढ़ता हुआ जा रहा है, मान लीजिए ऐसे लाइन होती तो यहां पर भी 90 से कम बनता, तो यहां पर भी आपका जो प्रवणता आती है वो ग्रेटर देन 0 आती। लेकिन यहाँ सीधी लाइन है और सीधी लाइन अगर कोई होती है तो उसमें जो प्रवणता होती है वो 0 होती है, प्रवणता 0 हो जाएगी। तो यफ डैश एक्स जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी ढाल नहीं बन रही है, इसलिए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। इस स्थिति में हमेशा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन इस स्थिति में यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यहाँ ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है। तो इन दोनों में अंतर ये हुआ। अब यहाँ पे लिखते हैं जो आपके यूज होगा क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यदि एफ डैश एक्स यानी कि अवकलज ग्रेटर देन 0 हो और यक्स जो आपका है वो ओपन इंटरवल ए बी में हो, तो तब जो फलन है, फलन क्या कहलाएगा, वर्ध इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है, इज इक्वल टू 0 हो तो फलन आपका वर्धमान कहलाता है। तो ये यहाँ पे आपको समझना है। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहीं पे यूज नहीं होता, लेकिन आपको समझना ये है कि इज इक्वल टू 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं कहीं इज इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। तो ये आपका हुआ। और इसमें कहीं इज इक्वल टू 0 नहीं आता, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यदि जो आपका अवकलज है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो जो फलन आपका होगा वो निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसका अवकलन निकालेंगे। अवकलन निकालने के बाद यदि ग्रेटर देन 0 आएगा तो फलन निरंतर वर्धमान होगा, यदि ग्रेटर इक्वल 0 आपका आ गया तो वर्धमान फलन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं कि निरंतर ह्रासमान फलन और ह्रासमान फलन क्या होता है। तो आइए इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं। पीछे भी हम ग्राफ बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ह्रासमान फलन में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे घट रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू घट रही है। एक टाइम के बाद ऐसे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर से घट रहा है। ये तो यही जो फंक्शन हम ले लिए y बराबर fx ले लिए यहाँ पे। और इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन है, ये y बराबर fx आपका है। जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देख रहे हैं कि y की वैल्यूज घट रही है। यहाँ क्या होता है, हमको अवकलन की मदद से देखना है कि कौन सा ह्रासमान होगा, कौन सा निरंतर ह्रासमान है। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो वक्र आपका है यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए इस पर हम स्पर्श रेखा खींच दिए और यहाँ पे थीटा जो कोण बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो थीटा आपका है वो ग्रेटर देन क्या है, 90, यानी 90 से बड़ा है ये आपका। और इस पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है इसकी अगर हम प्रवणता निकालें, इसकी प्रवणता अगर हम निकालें तो प्रवणता निकालेंगे तो क्या निकलती है, माइनस tan थीटा आएगी, यानी कि tan थीटा जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो जो थीटा है वो किस चतुर्थांश में आएगा, सेकंड में आएगा या फोर्थ में आएगा, तो आपका tan वहां ऋणात्मक हो जाएगा। एक बात यहां समझ गए। तो जब यहाँ पे
प्रवणता ऋणात्मक हो गई। तो अब हम प्रवणता को जो डी बाई डी एक्स होता है वो भी एक तरह की क्या होती है, प्रवणता ही होती है, और एफ डैश एक्स भी प्रवणता ही होती है। तो इसको यहां पे हम क्या लिखेंगे कि यदि एफ डैश एक्स यानी कि प्रवणता आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक है, अगर लेस देन, ऋणात्मक का मतलब लेस देन 0 होगी, और एक्स आपका क्या है, कोई अंतराल है ए और बी में, तो यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो जो फलन आपका होगा वो कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान फलन होगा। यही बात आपको याद रखना है कि अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, ह्रासमान होगा। लेस देन 0 क्यों होगा, आपको यहां समझा चुके हैं। जो इसकी प्रवणता है इस रेखा की वो आपकी ऋणात्मक आ रही है, ऋणात्मक मतलब डी बाई डी एक्स आपका माइनस में आ रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो रहा है, ह्रासमान। आप इसको देख सकते हैं। और ये तो निरंतर ह्रासमान हो गया, क्योंकि लगातार आपका जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं y का मान घट रहा है। लेकिन इस वाले में क्या हुआ कि x का मान देखो यहाँ 0 था, यहाँ बढ़ गया, लेकिन y का मान घट गया, यहाँ पे एक टाइम के बाद स्थिर हो गया, फिर से घट गया। तो इसमें तो जो आपका झुकाव आ रहा है वो 90 से ज्यादा आ रहा, ऋणात्मक आ रहा। यहाँ पर भी अगर खींचेंगे स्पर्श रेखा तो वहां पर भी झुकाव जो आपका होगा वो 90 से ज्यादा बनेगा। लेकिन यहाँ तक जो एफ डैश एक्स होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो लेस देन भी 0 आ रहा है, इज इक्वल टू भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यदि एफ डैश एक्स लेस इक्वल 0 होगा तो फलन आपका कैसा होगा, फलन आपका ह्रासमान कहलाएगा। क्या हो जाएगा, ह्रासमान। तो आपको यही इतना मुख्य तौर पे याद रखना है कि अगर लेस देन 0 होगा तो निरंतर ह्रासमान, लेस इक्वल होगा तो ह्रासमान फलन होगा। लेस देन 0 कब होगा, आप ग्राफ की मदद से समझ चुके हैं कि लेस देन 0 क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें एक चिन्ह योजना है कि हम कैसे दिखाएंगे कि जो आपका अवकलज है उसको माइनस कैसे दिखाएंगे, प्लस कैसे दिखाएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एफ एक्स बराबर हम एफ डैश एक्स, मान लीजिए x प्लस 2 आ गया और x माइनस 3 आ गया। अब इसको आपको दिखाना पड़ेगा कि ये एफ डैश एक्स ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो इसको आप लोग दिखाएंगे कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो बेबी कर्व मेथड सबसे आसान होता है। बेबी कर्व मेथड जो होता है उसकी मदद से हम इसका चिन्ह बता सकते हैं कि ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। बाकी इसके 20 की वैल्यूज रख के भी हम पता कर सकते हैं कि चिन्ह इसका प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच लिए, इधर माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर प्लस इनफाइनाइट होगा। यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो -2, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो +3। तो +3 यहाँ कहीं होगा और -2 यहाँ कहीं होगा। तो अगर इसमें हमको पता करना है कि इस अंतराल में एफ डैश एक्स प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या करना होता है कि अंतराल बताना होता है कि किस अंतराल में ह्रासमान होगा, किस में वृद्धिमान होगा। तो उसके लिए क्या करते हो, ध्यान से समझिएगा। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, यानी कि अगर इसकी घात
विषम रहेगी तो क्या करना, देखिए यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, चिन्ह बदलता रहेगा अगर इसकी जो घात होती है वो विषम होती है। तो यानी कि एफ डैश एक्स यहाँ पे प्लस यानी कि ग्रेटर देन 0 आया, और यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया, और यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया। अब देखिए बेबी कर्व मेथड जो आपका है कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सारे पॉइंट दर्शा के चिन्ह अल्टरनेट क्रम में आपको चेंज कर देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए अगर एफ डैश एक्स हमारा कुछ ऐसा मिल गया, मान लीजिए वही वाला पॉइंट ले लेते हैं, x प्लस 2 पर पावर 2, फिर x माइनस जो 3 है उसका पावर मान लीजिए चलिए 3 ही कर देते हैं। अब बेबी कर्व मेथड से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पता करते हैं किस अंतराल में प्लस आएगा किस में माइनस आएगा। ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे दर्शाएंगे तो प्लस 3 ही आएगा, यहाँ पे दर्शाएंगे तो माइनस 2 ही आएगा। तो देखिए अब इस वाले पॉइंट में यानी पहले वाले में तो प्लस ही रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान, अगर x यही 3 माइनस एक्स होता तब तो चिन्ह में दिक्कत हो जाती। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा x को पॉजिटिव रखना है, तभी पहला वाला चिन्ह आपका प्लस होगा। अगर x निगेटिव रहेगा तो वहां पे उल्टा हो जाएगा, तो वहां पे आपको माइनस कॉमन लेके x को ही हमेशा प्लस में करना है, तभी पहला चिन्ह आपका प्लस आएगा। अब दूसरा चिन्ह देखो, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो इससे पॉइंट 3 निकला है उसकी घात विषम है, विषम है तो चिन्ह अल्टरनेट क्रम में चेंज हो जाएगा। अब इसका चिन्ह क्या है, सम है। अगर इसका चिन्ह सम है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी चेंज नहीं होगा। माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आया, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0, यहाँ पे एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 आ गया। तो इसमें क्या हो गया, निरंतर वृद्धिमान, इसमें निरंतर ह्रासमान, इसमें भी निरंतर ह्रासमान। इस तरह से आपको चिन्ह पता करना है, इसका चिन्ह क्या होगा। बाकी अगर आप ये रूल तो बहुत ही सरल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इस रूल से नहीं लगाते तो आपको क्या करना पड़ता है, काफी गुणा भाग करना होता है कि इसके बीच में से कोई पॉइंट रखना होता है। जैसे अभी देखिए दूसरा रूल आपको समझाते हैं जिसमें काफी कुछ आपको गुणा भाग करना होता है। देखिए मान लीजिए इनफाइनाइट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है। ये बेबी कर्व मेथड नहीं लगा रहे हैं तो क्या करना होता है, इसका चिन्ह पता करने के लिए इनफाइनाइट और 3 के बीच में कोई पॉइंट आपको लेना है, कम से कम 2 पॉइंट आपको चेक करना पड़ता है, नहीं तो 1 पॉइंट आप कर लो तब भी चल जाएगा। इसके बीच में कोई 1 पॉइंट लो, इसके बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 नहीं 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 8 9 10, कोई भी 1 पॉइंट मान लीजिए 10। तो इसमें आपको रखना पड़ेगा पूरा x की जगह पे 10 रख के देखना पड़ेगा प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। फिर इसका चिन्ह पता करने के लिए -2 और 3 के बीच में कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए -1 इसके बीच, -1 आ गया, 0 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, फिर 2 आ गया, इनमें से कोई पॉइंट रख लो। रियल नंबर पे ये दर्शा रहे हैं तो बटे में भी ले सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पे पूर्णांक ही मिल जा रहा है, नहीं मिलेगा तो बटे में लेते हो। तो इसके बीच में से पॉइंट यहाँ रखकर चेक करना होता है कि इसकी वैल्यू प्लस आ रही है या माइनस आ रही है, तब हम इसका चिन्ह बता पाएंगे। इसी तरह इसके और इसके बीच में कोई 1 पॉइंट रखो, इसके बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, -3 -4 -5 -6, कुछ भी रखेंगे कहाँ पे, एफ डैश एक्स में। वहां पे देखेंगे कि इसका जो मान है प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, तब यहाँ पे हम चिन्ह लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई पॉइंट लेके अगर हमको चेक करना हो तो बार बार आपको गुणा भाग वहां पे करना होता है। अगर ये रूल बेबी कर्व मेथड वाला रूल हमको अगर पता है तो क्या करते हैं, सीधा सीधा आप प्लस माइनस करके उसका चिन्ह बता सकते हैं। तो बहुत ही आसान ये तरीका आप है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।
तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हम पूरा आपको बता दिए हैं। अब आपकी अगले क्लास में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएंगे। जो भी अगर रह भी गया है, जो जहां पे यूज होगा वहां पे आपको हम जरूर करवाएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा।